हेलो एंड वेलकम टू इकरा मैथमेटिक्स। हम लोग ऑलरेडी, जैसे कि मैंने पहले ही अनाउंस किया था, आप लोगों के साथ बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मल्टी एडवांस कैलकुलस, मल्टीवेट कैलकुलस नहीं, एडवांस कैलकुलस का जो क्लासेस हैं वो 15 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और 15 जून से मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं इसमें थोड़ा सा लंबे क्लासेस दूंगा, जैसे 3 घंटे 4 घंटे के अप्रोक्स करके एक एक करके क्लास दूंगा। ये क्लास कौन कौन लोग देख सकते हैं, जरा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज कंप्लीट डिस्कस करने के बाद हम लोग क्लास से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सीसीएफ सिस्टम वाले जो लोग सीबीसीएस सप्ली वगैरह है उनके लिए तो ये है नहीं। ये सीसीएफ सिस्टम जिनका है ना, बस उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एडवांस कैलकुलस किनका किनका है, जरा सा वो देख लेते हैं और फिर हम बात करते हैं आगे क्लास। देखिए, जो लोग अगर मान लेते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर, हाँ यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर जिनका है ना, फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे देखेंगे एडवांस कैलकुलस एमडीसी सीसी 5 पेपर जिनका जिनका है, उनको ये क्लास इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये क्लास अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएंगे। नेक्स्ट, जो लोग सिक्स सेमेस्टर में है, अभी तो सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, तो फिर क्या सर, तो सामने अभी ये सिक्स सेमेस्टर जो आने वाला है या फिर जिनका ये है, वो लोग भी ये क्लास देख सकते हैं। और एडवांस कैलकुलस तो है नहीं कहीं पे। तो अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ना और जिनका एमडीसी पेपर है, सीसी 5 पेपर है, वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं। पहला हमारा क्लास है इस टॉपिक के लिए जो एडवांस कैलकुलस है। इसके लिए बुक कौन सा लेंगे आप लोग, तो एडवांस कैलकुलस के लिए बुक देखिए, एक तो मतलब दो तीन बुक हम यूज करेंगे। जो मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाला पार्ट है इसका, उसको हम अनवरुल इस्लाम सर का जो बुक है उस बुक से करेंगे। बाकी जो टॉपिक है उस टॉपिक के लिए दूसरा बुक हम रेफर करेंगे, बट आज जो मेरा टारगेट था वो मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाला ही था। तो फिर हम एक दो बुक और अच्छे से देख के फिर आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि हाँ कौन सा बुक आप लोग ले सकते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर आप इस नोट्स को ठीक से कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपका इससे हो जाएगा सब कुछ कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कि कितने मार्क्स का, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि 4 क्रेडिट होंगे इसके। 75 थ्योरी का होगा और 25 आपका ट्यूटोरियल वाला होगा। 75 जो आपका थ्योरी वाला होगा, इसको 3 सेक्शन में ब्रेक किया गया है। 20 और उसके बाद 25 एंड उसके बाद 30, 3 ग्रुप में इसको ब्रेक किया गया है। एक हमारा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो है, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में, ए हमारा 20 मार्क्स का है, बी 25 मार्क्स का है और सी 30 मार्क्स का है। हम लोग जो आज शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हम लोग ग्रुप सी से। और ग्रुप सी हमारा जो 30 मार्क्स का है, ये 30 मार्क्स वाले पोर्शन से शुरू करेंगे हम। जो ये बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे जो मेन हेडिंग है मल्टीवेरिएट कैलकुलस में, आपको देखना है रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स, देयर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसका सिर्फ बोल रहा है कि डेफिनेशन देखना है सिर्फ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। फॉर 2 वेरिएबल्स पार्शियल डेरिवेटिव देखना है। और बाकी जो चीजें यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर ज्यादा होते हैं इसलिए इसको छेड़ देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत। डिफरेंशियबिलिटी, सफिशिएंट कंडीशन, सिर्फ स्टेटमेंट देखना है इसका। चेन रूल देखना है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। हायर ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर। स्टेटमेंट ऑफ द श्वार्ज थ्योरम फॉर इनइक्वालिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। डेरिवेशन इम्प्लिसिट फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। एग्जिस्टेंस एज्यूम करके ये चलना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। इतनी सारी चीजें हम लोग को देखनी है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा मल्टीवेरिएट कैलकुलस का सबसे पहला डेफिनेशन है ये हमारा, कि हमें ये दिखाना है कि ये क्या है हमारा, रियल वैल्यूड फंक्शन है 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ये क्या होता है हमारा। सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे एंड देन आगे हम लोग नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि आखिर फंक्शन हमारा क्या क्या होता है। लेट डी
be a non-empty subset of Rn। Rn मतलब क्या है? n डायमेंशन का हमने एक सेट लिया है, n डायमेंशन सेट ऑफ रियल नंबर। नॉन एम्प्टी सबसेट किसका? तो डी इसका सबसेट है। किसका सबसेट है? इस Rn का। बोले ए मैपिंग, एक मैपिंग हम ले रहे हैं। आई होप कि आप लोग सब मैपिंग वगैरह के बारे में जान रहे हैं। ए मैपिंग एफ को मैंने कैसे डिफाइन किया? डी से आर में। इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑन डी फॉर एच एक्स बार नोट करते हैं इसको। वेक्टर पढ़ते हैं, एक्स वेक्टर भी पढ़ना ज्यादा सही है। x vector for each x vector is equal to, this is x1 comma x2 comma dash dash xn belongs to the, let the f image denoted by fx vector or f of x1 comma x2 comma dash dash xn, which is also called the value of f at x bar is a real number, अब समझिएगा ध्यान से। ये एफ एक्स बार बोल रहा है ना, इसमें ये एन डायमेंशन में है। ये डी किसका सबसेट है? एन डायमेंशन का। समझ में ना आ रहा हो तो समझिएगा जरा ध्यान से। मान लेते हम इसको R3 में रखते हैं, तो इसका सबसेट भी क्या होगा? इसका R3 का ही सबसेट होगा। तो इसमें जो इनपुट पॉइंट होगा हमारा, जो डोमेन पॉइंट होगा हमारा, वो क्या होगा? एक्स वाई जेड। अगर 3 डायमेंशन में अगर लिए हैं तो क्या लिख सकेंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे n डायमेंशन है, इसलिए कॉमा क्या लिखेंगे? इसको लिख रहे हैं x1 कॉमा x2 कॉमा 3 डैश 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 xn। लेकिन ये है पूरा का पूरा हमारा एक ही पॉइंट। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये है आपका x एक्सिस में मान लेते हैं 3x1, दिस इज y1 एंड कॉमा z1 है। ये इसका क्या मतलब है? x1 कॉमा y1 कॉमा z1 का मतलब है ये कि ये जो है हमारा x एक्सिस के अलोंग x1 डिस्टेंस, y एक्सिस के अलोंग y1 डिस्टेंस और z एक्सिस के अलोंग z1 डिस्टेंस चलने के बाद ये पॉइंट मिला हमारा। उसी तरह से ये x1 x2 x3 डैश डैश xn, ये हमारा एक ही पॉइंट है, लेकिन ये n डायमेंशन में हमारा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि लेट d बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Rn, ए मैपिंग f d to r, सॉरी यहाँ पे एरो दे देंगे, d to r is called a function of n independent variables only for each x vector, for each मतलब इसमें जितने सारे पॉइंट होंगे, for each x vector the f image denote by fx bar, मतलब छोटा सा जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सपोज करते हैं ये हमारा d डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। तो यहां से ये मैपिंग मैंने डिफाइन किया है f, दिस इज d एंड दिस इज टू r। तो यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा x वेक्टर, इसका इमेज जो है ये एफ एक्स वेक्टर हमारा ये बन रहा है। ये पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये सब एन डायमेंशन में चल रहा है, एक एक पॉइंट नहीं है, सारे के सारे एन डायमेंशन की बात चल रही है यहाँ पे। इज अ रियल नंबर, दिस फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ n variables, here d को हम लोग जानते हैं, d is called the domain, of definition of f and the set f of d and the set fd is equal to
ये हमारा एफ ऑफ एक्स वेक्टर से जो हमारा सारा सेट मिल रहा है, एक्स वेक्टर बिलोंग्स टू द सेट डी इज अ सबसेट ऑफ R is called the range of H, is called the range of F। एकदम सिंपल समझना, जो बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शंस का डोमेन कोडोमेन होता है, इमेज और प्री इमेज होता है जो हमारा, है ना। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा डोमेन सेट है, ये कोडोमेन सेट है, फंक्शन ये मैपिंग जो डिफाइन है, ये इधर से एक्स वेक्टर पॉइंट है ये, तो इसका इमेज मिलेगा एफ एक्स वेक्टर। तो बस वही चीज लिखा है यहाँ पे। और ऐसे अगर मान लेते हैं एफ डी पुट करते जाए अगर हम, मतलब डोमेन सेट सारा पुट कर दे, एफ में जो भी फंक्शन डिफाइन किए हैं उसमें पूरा का पूरा डोमेन सेट पुट कर दे, पूरा का पूरा जितना सारा पॉइंट है डोमेन सेट में पुट कर दे, तो हमें एक सेट मिलेगा इधर एफ एक्स स्टार। उसको एक सेट में रख देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द रेंज। इसको डोमेन और रेंज भी बोलते हैं हम लोग। दिस इज यहाँ पे मैंने जब लिखा है कि रेंज ऑफ रेंज ही बेटर है ना। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा आप लोग पॉज करके इसको नोट करिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा समय कम मिला है, इसलिए हम इस हिसाब से सोच रहे हैं कि मैक्सिमम काम हम लोग किया जा सके, जहाँ पे समय जहाँ पे ज्यादा देना हो वो वाला काम कर सके हम लोग। एक नोट करके लिखेंगे कि इफ डी इज द सबसेट ऑफ R2, देन एफ को क्या बोलेंगे, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर डी सबसेट ऑफ R2 है तो, अगर हम इसको बोले इफ डी इज द सबसेट ऑफ R3, then f is called function of three variables। ऐसे ही अगर हम 4 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, n डायमेंशन में चले जाएं तो हम बोलेंगे इसको फंक्शन ऑफ n डायमेंशन, एंड सो ऑन। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में हो, 4 डायमेंशन में, उतने का हम 2 वेरिएबल। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में दिया है, एडवांस कैलकुलस का जो सिलेबस में, वो बोला है ये कि हमें देखना है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो पहले n डायमेंशन समझ लिए, 2 डायमेंशन समझ लिए, 3 डायमेंशन समझ लिए। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल देखिए जरा, 2 डायमेंशन का फंक्शन कैसे दिखता है। लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो इनपुट हमने दिया है, वो इनपुट के आउटपुट से मतलब नहीं है। इनपुट जो हमने फंक्शन, जैसे सपोज करते हैं कि आप एक मशीन बनाते हैं और उसमें आप कुछ इनपुट देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक मशीन ऐसा बनाया है जो आलू डालने के बाद इधर से चिप्स निकल रहा है, सोना वाला नहीं, सोना नहीं निकल रहा है, आलू डालते हैं और चिप्स निकलता है। तो क्या क्या देना पड़ेगा इनपुट, तो आलू देना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मसाले वगैरह देने पड़ेंगे, तेल वगैरह देने पड़ेंगे। उसमें मैंने डाला और मशीन से डायरेक्ट चिप्स फाइनल पैकिंग, मतलब पूरा रेडी होके निकल रहा है, पैकिंग वगैरह नहीं, मतलब रेडी होके छन तल वल के निकल रहा है बाहर। तो इनपुट क्या क्या दे रहा है, अगर सिर्फ मैंने ऐसा मशीन बनाया जो सिर्फ आलू को छील दे, तो क्या हो रहा है, इसमें आलू मैंने डाला और फिर आलू को पूरा कंप्लीटली छील के बाहर निकाल दिया, तो इनपुट मैंने क्या दिया उसको, इनपुट मैंने सिर्फ आलू दिया, तो वो 1 वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। और आलू दिया साथ साथ में, और मैंने कुछ नमक डाल दिया कि वो कुछ उसको और कुछ प्रोसेस कर दे उसमें, तो मैंने क्या किया, ये 2 वेरिएबल हो गया। तो उसी तरह से जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन में मैंने 2 इनपुट दिया है, तो ये क्या हमारा फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। क्या बोला, डी होना चाहिए, डोमेन सेट होना चाहिए इसका, R2 का डोमेन सेट होना चाहिए R3 का। ये आउटपुट हो सकता है कि 1 डायमेंशन में हो जाए, उससे मतलब नहीं है भाई, क्योंकि इनपुट हम अगर 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देन f इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन R2, दैट इज ओवर द, और R2 को ये तो हमारा प्लेन बन जाएगा ओवर द एंटायर XY प्लेन, XY प्लेन। सेकेंड एग्जांपल 3 डायमेंशन का भी देख लेते एक बार, R3 वाला। लेट f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इनपुट क्या क्या दे रहे हैं आप, x कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 इनपुट दिए। यानी कि आपने जो मशीन बनाया, ये मैपिंग है, एक मशीन ही है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं मैपिंग। इसके अंदर मैंने क्या इनपुट दिया है, x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आउटपुट कैसा बन के निकलेगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये लोग ऐसे बन के निकलेगा वापस।
तब हम क्या बोलेंगे, देन f इज अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स डिफाइंड इन R3, डिफाइंड इन R3। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल समझ में आ गया और फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल भी समझ में आ गया। बस ध्यान रखना है कि जो डोमेन सेट है हमारा वो R2 में है या R3 में है। डोमेन सेट का मतलब जो इनपुट आप दे रहे हैं फंक्शन में, जो आप पुट कर रहे हैं वो टू डायमेंशन का पॉइंट पुट कर रहे हैं, थ्री डायमेंशन का पुट कर रहे हैं, एन डायमेंशन का पुट कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर है आई होप। तो हमें सबसे पहले जो सिलेबस में था कि आपको ये समझना है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है और फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स क्या है। ठीक। अब हमें समझना है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन टू वेरिएबल्स क्या होता है। बड़ा आसान सा है, मतलब इसको बिना काम का ही थोड़ा सा टफ बना के रखा गया है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। लिमिट, हेडिंग करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है, जरा समझते हैं इसको। लेट डी इज द सबसेट ऑफ R2। टू टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो डोमेन सेट मैंने किसका लिया है, एक सबसेट जो लिया है R2 का, एंड एक मैपिंग में डिफाइन कर रहा हूं फिर से, जो D से हमारा R में जा रहा है। बी अ फंक्शन ऑफ, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स एंड ए कॉमा बी, एक पॉइंट हम ले रहे हैं ए कॉमा बी, एक ही पॉइंट है ये ए कॉमा बी, टू डायमेंशन का है। बी अ लिमिट पॉइंट, बी अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ डी, ध्यान रखना है इसका लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ डी, अ रियल नंबर, अ रियल नंबर, रियल नंबर L is said to be, said to be a limit, said to be a limit of f, of f at AB if for each, for each pre-assigned positive number, pre-assigned positive number, positive number epsilon, there exists a neighborhood n, NBD लिख देंगे, समझ जाएंगे आप लोग, neighborhood n of AB such that, such that क्या होना चाहिए, f of x comma y minus L, this मॉडुलस वैल्यू या फिर मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए whenever, whenever for all x comma y belongs to n dash, and this is the n dash intersection D में। सॉरी ये मैंने म्यूट कर दिया था बात करते, क्लास करते करते। मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लाने वाला हूँ जो इतना बढ़िया से आप लोगों को और क्लियर करेगा। ये चीज क्या बोल रहा है कि D बिलोंग्स टू R2। सबसे पहले जो डोमेन सेट है हमारा वो किधर है, R2 में है। जो मैंने फंक्शंस मैपिंग डिफाइन किया वो D से R में किया टू वेरिएबल्स का। बोले ए बी बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ D, ए रियल नंबर L इज सेड टू बी अ लिमिट ऑफ द फंक्शन f एट ए डी पॉइंट पे L लिमिट होगा अगर क्या हो, प्री असाइन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड n ऑफ ए बी सच दैट f ऑफ x, y, मतलब सिंपल सा ये बात है कि ए बी पॉइंट के नेबरहुड से, यानी x, y इसके नेबरहुड से किसी भी पॉइंट से, मतलब अगर ये एक प्लेन में है तो इसके किसी भी पॉइंट से हम अगर हम चलना शुरू करें, किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करें इसके नेबरहुड में किसी भी डायरेक्शन से, तो हम क्या हो, इस लिमिट पॉइंट पे हम अगर पहुंच रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को लिमिट ऑफ द फंक्शन। अगर x, y
ए बी के पास हर डायरेक्शन में, ध्यान समझिएगा कि x कोमा वाई ए बी के पास हर डायरेक्शन से जाने पर एफ ऑफ एक्स वाई एक ही वैल्यू एल के पास पहुंचता है, तो एल को फंक्शन की लिमिट बोलते हैं हम लोग। अगेन फिर से सुनिए, एक लाइन में समझना है, इसको ध्यान से समझना है। हम अभी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका दिखा रहे हैं, हम इसको सेंड कर दे, इधर आ जाता है तो फिर आप लोगों को शो कर देते हैं इधर। एक मिनट, हम एक लोग पहले सेंड किया है कि नहीं वो देख लेते हैं, क्योंकि इधर अपलोड करना पड़ेगा, बिना अपलोड किए हुए इधर शो नहीं करेगा। एक सेकंड हम लेके चले आते हैं। नेक्स्ट पेज में हम दिखाते हैं, देखिए क्या बोलना चाह रहे थे हम बोल रहे थे आपको कि x कोमा वाई जो है ना, ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो हम पुट कर रहे हैं इसमें, मतलब जो हमारा इनपुट है वो ए बी के आसपास हर डायरेक्शन से, ए बी के आसपास हर डायरेक्शन से, ए बी के आसपास हर डायरेक्शन जाने पर जो एफ ऑफ एक्स वाई है एक ही वैल्यू एल के पास पहुंचता है। क्या होना चाहिए, सारा वैल्यू एल के पास ही पहुंच रहा है। देखिएगा एक्स कोमा वाई टेंस टू ए बी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, हर एक केस में अगर एल के पास पहुंचता है तो इस एल को हम लोग बोलते हैं फंक्शन का लिमिट बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन से भी, ये वाला देखिए, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, इधर से भी, पीछे से भी, जिस भी डायरेक्शन से हम आए, हमें अगर इस पॉइंट पे अगर हम पहुंच रहे हैं, ये हमारा एल है, तो हम बोलेंगे कि ये जो एल है, ये एल इस फंक्शन की लिमिट है। ये लेक्चर में आप लोग को लगा होगा। अगर आप इसको नोट्स देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई वेरिएबल बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये ज्योमेट्रिकल पूरा इंटरप्रिटेशन है, बना सकते हैं। मैं इस बनाता टाइम ज्यादा लगता है ना, और हमें कम टाइम में इसको खत्म करना है, इसलिए मैंने इसको ये इमेज फॉर्म में बना लिया, और ये ज्यादा बेटर है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा यहाँ पे एन क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एन डैश एन समझ रहे हैं आप लोग कि वेयर, मतलब एन इसका कॉम्प्लीमेंट है, एन और एन डैश, वेयर एन डैश इज इक्वल टू एन माइनस ए कॉमा बी पॉइंट इज अ डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं इसको, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए बी, एंड एन may be a may be a square neighborhood, square neighborhood of AB, सॉरी ए बी ऐसे नहीं लिखना है, ए कॉमा बी, और सर्कुलर नेबरहुड जैसे मैंने अभी पिक्चर में दिखा रहा था, सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए बी। आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये तो डेफिनेशन हो गया, आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताइए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली वी कैन, वी राइट, वी कैन नहीं ऐसे लिखो, वी राइट लिमिट एक्स कॉमा वाई जो कि हमारा टेंस टू ए बी के आसपास है, और इसको जब फंक्शन में हम पुट करें एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो हम कहां पहुंचे, एल के पास, है ना। हम कहां पहुंचते हैं, एल के पास पहुंचते हैं। ए बी के आसपास हर एक डायरेक्शन से, ये जो ए बी, ये जो एक्स कॉमा वाई है वो ए बी के आसपास का पॉइंट है ये, और हर डायरेक्शन से इसका इनपुट पुट करने के बाद अगर वो एल, जैसे हम लोग लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पढ़ रहे थे, समझिएगा लिमिट एग्जिस्ट कब करता था, अगर हम बोलते थे आर एच एल लिमिट और एल एच एल लिमिट कब बोलते थे, जब आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एस हमारा था, मतलब अगर पॉइंट ए हमारा, अगर ए पॉइंट से थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे अगर हम देखें, दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अगर सेम होता था, तो हम लोग क्या बोलते थे कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। वही चीज है यहाँ पे, यहाँ पे क्या देखना है, सारे डायरेक्शन में देखना है, सारे डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन से देखना है। यानी एक्स कोमा वाई जो है वो ए बी के, एक्स कोमा वाई, अब ये तो प्लेन की बात है, एक्स कोमा वाई, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो बोले एक्स कॉमा वाई जो है ना वो ए बी के आसपास का पॉइंट है, सपोज करते हैं ये ए बी हमारा, तो इसके आसपास का सारा पॉइंट जब हम पुट करते हैं फंक्शन में, तो हर एक केस में अगर हमें एक क्वांटिटी मिलता है, तब हम बोलते हैं क्या, ये इस फंक्शन का लिमिट है। ठीक, क्लियर है। या फिर कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, और लिमिट एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू बी, आ गई वही बात
कि x के एकदम आस पड़ोस में है, f of x, y is equal to L हो। Here L is also called, here L is also called double लिमिट, डबल लिमिट, या फिर साइमल्टेनियस लिमिट भी बोलते हैं इसको, साइमल्टेनियस लिमिट, लिमिट ऑफ एफ एट ए। ठीक, क्लियर? आई होप कि क्लियर है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमें फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ही पूछ रहा है, पूछने के लिए बोला है, या फिर एन वेरिएबल की बात करने के लिए बोला है हमसे। 86 नंबर पेज पे हम लोग का सिलेबस दिया हुआ है एडवांस कैलकुलस का, पेज नंबर 86। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और जिनको भी जरूरत हो इस कोर्स का जरूर उनके पास पहुंचा दीजिएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स क्या होता है हमने समझा। देन इसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल का समझा हमने। लिमिट एंड कंटिन्यूटी के सिर्फ डेफिनेशन बोलना है, एंड फंक्शन ऑफ टू, फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का मैंने देखा, और इसके एग्जांपल करने हैं, इसके प्रूफ वगैरह पे नहीं जाने, एंड डायमेंशन पे नहीं जाना। अब इसके एग्जांपल फिर बोलेंगे सर हो गया सिर्फ स्टेटमेंट कर लिए तो डेफिनेशन, अब चलते हैं आगे पार्शियल डेरिवेटिव पे। नहीं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करना है। ये जो छोटा दिख रहा है ना 30 मार्क्स में, ये बहुत ही छोटा सिलेबस दिख रहा होगा बाकी तुलना के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने हैं। ठीक है ना? आइए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5, बोले लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 1/y, एंड एक्स को वाई नॉट इक्वल टू 0। तो बोला कि सो दैट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0, मतलब x टेंस टू बी 0 और y टेंस टू बी 0, एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये शो करने के लिए बोल रहा है, सिंपल सॉल्यूशन। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमें तो लेना पड़ेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेफिनेशन में यही था कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन प्री असाइंड पॉजिटिव नंबर, तो ग्रेटर देन 0 है ना। नाउ मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस, ध्यान दीजिएगा क्या था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल। तो माइनस हम क्या रख देते हैं यहाँ पे, 0 रख लेते हैं, क्योंकि हमारा 0 लिमिट ही दिख रहा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन 1/x प्लस वाई साइन 1/y। ठीक ना? एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, और मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ, ऐसा हो जाएगा ना। देखिए एक लाइन और इसमें एक्सपेंड कर लेते हैं, दिस इज मॉड ऑफ, साइड में लिख देते हैं, ए प्लस बी जो होता है वो लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे एक्स साइन 1/x है, और बी की जगह पे वाई साइन 1/y है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज एक्स साइन 1/x प्लस मॉड ऑफ वाई साइन 1/y लिख सकते हैं। एंड मॉड ऑफ ए बी जो होता है वो इंडिविजुअल मॉड के इक्वल होता है, यानी कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज दिस इज लेस और इक्वल टू, मतलब कंप्लीटली यही चल रहा है, मॉड ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ, मॉड ऑफ साइन 1/x प्लस मॉड ऑफ वाई मॉड ऑफ साइन ऑफ 1/y, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और दिस इज लेस और इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं कि मॉड ऑफ, सब चीज हम साइड में लिखते चल रहे हैं ना, सिंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे कंप्लीट ये चीज देखते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स का मॉड जो होता है वो लेस और इक्वल टू 1 होता है। तो ये लेस और इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, एंड मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है, दिस इज लेस और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, and mod of y, this is also less than or equal to x square plus y square। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली यहाँ पे, this is less or equal to 2 रूट अंडर ऑफ x square and plus y square।
ये सब साइड में लिखते हुए चलना है ना, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है। एंड दिस इज लेस देन 0 if 0 is 0 is less than x square plus y square and this is less than del square। जहां पे डेल मैंने क्या लिया है, वेयर डेल इज इक्वल टू वेयर डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2। thus for chosen epsilon greater than 0 there exists a positive there। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा सीधा सही से लिखेंगे कि कुछ गड़बड़ हो गया। दिस इज लेस देन 0, एक मिनट थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको। दिस इज लेस देन 0 नहीं, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था, मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड इफ 0 लेस देन, ये लेस देन 0 कहां से आ गया, मैंने कैसे लिख दिया इस चीज को, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, है ना। और इसको इधर सेट कर लो, ठीक है। हाँ, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, मैंने क्या देखा था, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एल मॉड ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ फॉर, ऐसे लिख देंगे, इफ 0 लेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल स्क्वायर। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमारा पॉजिटिव नंबर है, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये वैल्यू हमारा क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू हो। तो पॉजिटिव वैल्यू हमने क्या, मैंने बोला इसमें कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ कब, जब 0 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल स्क्वायर। जहां पे हमारा डेल है इसको एक बार लिख लेते हैं, वेयर डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2। thus for chosen epsilon greater than 0 there exists a positive integer delta such that कि f of x comma y minus 0 this is less than epsilon whenever, कब, whenever 0 less than x square plus y square is less than del square। this proves that, मुझे लग रहा है कि डेफिनेशन से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप लोग थोड़ा 2-4 क्वेश्चन करने दीजिए, बिल्कुल आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। 2-4 क्वेश्चन कीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में अगर आपको एकदम क्लियरली नीट एंड क्लीन, और वो भी मतलब एडवांस कैलकुलस का अगर मैथ समझ में आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप लोग 10 एक क्वेश्चन मैंने रखा है, आई होप मैंने कोशिश किया है कि क्लियरली समझा पाऊँ आप लोगों को, बट फिर भी अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम होता है तो आगे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हम लोग, है ना, आराम से क्लियर होगा उसमें। दिस प्रूव्स दैट this proves that limit x comma y tends to 0 comma 0 f of x y is equal to 0। ठीक, क्लियर। आप लोग पॉज करके इसको नोट करते हुए चलेंगे, हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, लेट f of x comma y is equal to x cube minus y cube अपॉन x square plus y square, ये दिया हुआ है, और बोला x comma y this not equal to 0, show that show that show that क्या हो गया भाई, show that limit x comma y tends to 0 comma 0 f of x comma y is equal to 0, हमारा ये शो करना है। फिर से वही बात, मैं क्या बोला, सबसे पहले तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि f ऑफ x कॉमा y माइनस एल का जो मॉड है उसको दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से एक उससे छोटा होना चाहिए। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, नाउ मॉड ऑफ f ऑफ x कॉमा y माइनस लिमिट वैल्यू क्या, l क्या ले लें यहाँ पे 0, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y की जगह पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर,
अब ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस मॉड ऑफ वाई क्यूब। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी को कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो होता है वो लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है हमारा, है कि नहीं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू, दिस इज लेस और इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया, देखिए मॉड ऑफ एक्स क्यूब और क्या है मॉड ऑफ वाई क्यूब, वही फॉर्मूला पहला वाला कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, तो सर मॉड ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट लेस और इक्वल टू, ये होता है हमारा। तो अगर सोच लीजिए ये क्यूब थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, तो अगर बोथ साइड क्यूब कर दे तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर दिस इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो मॉड ऑफ एक्स का क्यूब अगर करे तो इधर भी क्यूब लग जाएगा, यानी कि पावर हाफ पहले से था, रूट का मतलब तो हाफ ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ था पहले से 1/2 और पावर 3 लग गया तो 3/2 हो गया। तो फिर मॉड ऑफ वाई का क्यूब भी वैसे ही हो जाएगा, मॉड ऑफ वाई का क्यूब दिस इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। तो क्या हो गया, 2x² प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, दो ठो बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये देखिए पावर यहाँ पे 3/2 है और ऊपर में आएगा -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। अब आ गया हमारा पॉजिटिव वैल्यू, एंड इसको हम बोल सकते हैं दिस इज, इसको जरूर लिखेंगे आप लोग है ना साइड में, इसको साइड में लिखते हुए चलेंगे, हम अभी यहाँ पे साइड कर लेते हैं क्योंकि मुझे इधर अभी लिखना है। अरे यार क्या हो गया इसको, आज बहुत हैंग कर, अभी तो 2-3 घंटा हुआ नहीं है इसको, अभी से परेशान करना शुरू कर दिया। दिस इज मिटा देते हैं हम, आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको है ना, साइड में नहीं रहेगा नंबर नहीं मिलेगा, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक, लेस देन एप्सिलॉन हो गया ना। अरे यही तो दिखाना था ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सर आप कैसे बोल पा रहे हैं ये लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि देखिए ना ये 2, ये पॉजिटिव वैल्यू हमारा आ गया, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, का रूट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा मुझे, कुछ भी मिले तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया, एंड ये टोटल पॉजिटिव वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, बोल रहा है कि इफ, कब बोला इफ 0 से ग्रेटर देन पे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, जीरो ना हो, एक्स भी जीरो ना हो वाई भी जीरो ना हो, और लेस देन हो डेल स्क्वायर के, वेयर डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन/2। दस फॉर चूजन, हमने जो चूज किया था एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, उसने देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल सच दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई -0 ये लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है वेन एवर, कब, वेन एवर 0 लेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल। ये क्या प्रूफ कर रहा है, दिस प्रूव्स दैट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा। फिर भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन छोड़ देंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉज करके आराम से इसको पहले लिखिए एंड देन आगे चलिएगा, सारे क्वेश्चंस को लिखना है। अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, एक मिनट इसको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम अगर मान लेते हैं इसका नोट्स अगर हम बना लेते हैं, अरे ये तो भूल ही गए हम लिखना, पिछले वाले पेज से कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसके वाले लाइन को इधर भी लिख लीजिएगा है ना, इधर भी, कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ठीक है चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इकरा मैथ्स का, वहां पे ये नोट्स मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर था ना, माइनस वाई स्क्वायर एक्स कॉमा वाई दिस नॉट इक्वल टू 0,0। तो हमें बोल रहा है कि सो दैट लिमिट x comma y this tends to 0,0 f of x comma y is equal to 0। सिमिलरली वैसे ही करना है फिर इसको भी, मतलब इतना क्वेश्चन करेंगे आपको लिमिट के क्वेश्चन देख के आप लोग खुश होंगे कि अरे ये क्वेश्चन आ गया, पहले इसको कर लेते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, नाउ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 0 का जो मॉड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो सर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हमारा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 का मॉड। मतलब क्या हो गया? अगर हम देखें ए बी, तो इधर तो सर बी की जगह पे कुछ नहीं है, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉडुलस है। अच्छा मॉड ए इंटू मॉड बी हो तो क्या होता है? ये अलग अलग मॉड इंडिपेंडेंट, मॉड ए मॉड बी, ये मॉड ए बी क्या हो जाता है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, बिना किसी परेशानी के आराम से हो जाता है ये। तो हम इसको लिख सकते हैं फिर से, मॉड ए में हमारा एक्स वाई आ जाएगा, फिर से इसको अलग कर सकते हैं, मॉड एक्स मॉड वाई एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड। ठीक, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इनटू मॉड ऑफ वाई। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर ये हमारा क्या होता है? देखिए अगर इसको देखें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये फाइनली तो वन हो जाएगा ना, या फिर यहां पे देख लीजिए, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मॉडुलस वैल्यू होता है वो लेस और इक्वल टू वन होता है हमारा। देखिए सारा ये सारा रिजल्ट जो यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मतलब बेसिक है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो पॉजिटिव, दो मतलब एक्स एक मान लीजिए आप कोई वैल्यू और वाई को भी एक कोई वैल्यू मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर करेंगे और वाई स्क्वायर करेंगे दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स का कुछ भी ले, प्लस वन ले माइनस वन ले प्लस टू ले माइनस टू ले कुछ भी लेंगे तो फाइनली एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और वाई स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमारा फाइनली पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाला है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। अरे एक एग्जांपल ही सोच लीजिए ना, इतना टेंशन लेने की क्या बात है? एक्स की जगह पे अगर आप 2 ले लेते हैं और वाई की जगह पे 1 ले लेते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा? 2 × 2 4 और प्लस 1, लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 2 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगा। और 3/4 जब डिनोमिनेटर जब बड़ा हो तो ऑलवेज जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 ही होगा हमारा, सिंपल सी बात है। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ वाई। ठीक है ना, चलेगा ना आराम से। एंड दिस इज लेस और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो लेस और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई के लिए भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड फाइनली क्या मिल रहा है मुझे? ये मुझे मिल रहा है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? इफ 0 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन डेल स्क्वायर। यहाँ पे डेल क्या हो जाएगा? वेयर डेल जो होगा हमारा रूट एप्सिलॉन पे होगा, तब तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आएगा एप्सिलॉन ना, रूट अंडर ऑफ एप्सिलॉन। 10 फॉर चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव डेल such that f of such that f of x comma y minus 0 is less than epsilon whenever 0 less x square plus y square less than del square। हम ऐसे बोल सकते हैं therefore limit x y tends to 0, 0 is equal to into
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। आप समझ में आया? अब भी कोई दिक्कत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर कैसा लगा क्लास आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, पॉज करके इसको नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल है कि लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे बोला एक्स कॉमा वाई दिस नॉट इक्वल टू 0,0, एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0। तो बोला सो दैट लिमिट x comma y tends to 0,0 f of x y is equal to 0। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ये here the domain of f is d equal to x comma y belongs to R2 such that x comma y does not belongs to 0,0। सर ये पिछले वाले लाइन में क्यों नहीं लिखे हैं? ऐसा लिख सकते हैं आप सारे में, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके आप इसको लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में फाइनली। एंड 0,0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, लिमिट पॉइंट ऑफ डी, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। नाउ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 0 का मॉड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो सर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस जीरो। यहां तक तो कुछ दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। सारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तो मॉड रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मॉड हटा लेते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा समझिएगा ये कैसी बात है सर? ये ऐसी बात है कि एक्स स्क्वायर जो है हमारा, है ना, ये देखिए इधर, यहाँ पे क्या होगा हमारा, सिंस ये जो एक्स स्क्वायर होगा वो लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। देखिए हमें ऐसा सेट ही करना है कि हमें ये क्या मिले, एप्सिलॉन एक मिल जाए, ऐसा मुझे सेट ही करना है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर जो होगा वो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज तो लेस देन हो गई हमारा। तो हम इसको क्या लिख ले, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया हमारा एक, तो ये हो गया हमारा फाइनली, इधर लिखना चाहिए दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया तो बचा एक, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन इफ 0 लेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल स्क्वायर, जहां पे डेल क्या होगा, रूट अंडर ऑफ एप्सिलॉन, वेयर डेल इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एप्सिलॉन। दस फाइनल कंक्लूजन, दस फॉर chosen epsilon greater than 0 there exists a positive del such that modulus value of f of x comma y minus 0 is less than epsilon whenever 0 less than x square plus y square is less than del square। this proves that this proves that limit x comma y tends to 0,0 f of x comma y is equal to 0। जब भी हमें प्रूफ करने को बोलेगा तो हम लोग यही लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट अगला हमारा है पेज नंबर 86,
चला लगे ये। हाँ, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अच्छा, पहले तो लिमिट की बात कर ले, फिर कंटिन्यूटी की बात करेंगे ना। अभी तक कंटिन्यूटी बोले पार्शियल डेरिवेटिव्स। अभी इसमें और भी सारा बहुत सारा काम करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अच्छा, ये नहीं है ना, एक बार हम चेक कर ले। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट चला है ना, डिफरेंशिएबिलिटी सफिशिएंट कंडीशन। चलिए, एक और छोटा सा कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे फिर कंटिन्यूटी की तरफ। अभी नहीं, अभी बहुत सारे चलना है कंटिन्यूटी। हाँ, आज हम लिमिट की तरफ तो कंप्लीट खत्म करेंगे ही, बट उसके पहले हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, एंड देन उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद नहीं करना है। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया लिमिट का, एंड देन उसके बाद हम लोग तब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे ऊपर, इससे रिलेटेड भी। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, ये थ्योरम है हमारा। जस्ट स्टेटमेंट देखना है, प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे हम लोग। थ्योरम, क्योंकि ये एमडीसी पेपर है, तो मतलब उसी हिसाब से ही हम लोग को इसको लेके चलना है। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया पहले समझ लेते हैं ध्यान से। बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि सपोज करते हैं एक्स वाई हमारा पॉइंट था, डी एक हमारा क्या था, लिमिट पॉइंट था हमारा। डी एक पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट था। अगर इस डी पॉइंट के एक्स वाई का लेके हम सीक्वेंस बना रहे हैं ना, इसके आसपास एक्स वाई का एक अगर हम सीक्वेंस बनाए, और ये हर एक इसका पॉइंट एक सीक्वेंस में ये सीक्वेंस एक्स कॉमा वाई का एक जो सीक्वेंस है हमारा, ये सीक्वेंस ए बी पे की तरफ जा रहा हो, ए बी की तरफ जा रहा हो, और फंक्शंस का वैल्यू हमारा एक पॉइंट एल की तरफ जा रहा हो, तब हम बोलेंगे क्या, ये एल जो है इस फंक्शंस का लिमिट है। और ये एक्स एन कॉमा वाई एन, जिसे एक्स वन वाई वन पुट किया, जैसे 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.1 कॉमा 0.2, 0.1 कॉमा 0.3, 0.4 कॉमा 0.3, ऐसे एक सीक्वेंस बन रहा है ना। ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से अगर मान लेते हैं कि ये एक्स कॉमा वाई टेंस टू बी पे एफ एक्स का फंक्शन का जो वैल्यू है वो किसी पॉइंट एल पे अगर कन्वर्ज कर रहा हो, तो हम बोलेंगे क्या, कि ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। अब सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखते हैं जरा सा क्या बोल रहा है, पहले समझते हैं। लेट डी इज द सबसेट ऑफ आर टू, एंड if d2r be a function of two variables, be a function of two variables। अब आई होप की दिक्कत नहीं होगा कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स होता क्या है हमारा। लेट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बी अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ डी, एंड L belongs to R, then limit x comma y tends to a comma b, f of x y is equal to L। ये कब होगा, if and only if and only if and only if for every sequence, for every sequence xn comma yn, xn comma yn इन d माइनस ए बी, ए बी को छोड़ के है ना, d माइनस ए बी कन्वर्स टू ए बी, कन्वर्स टू ए बी, then the sequence, then the sequence f of xn comma yn, then the sequence f xn comma yn, एक एक कर लीजिए, xn comma yn converts to L, converts to
प्रूफ की जरूरत नहीं, ध्यान समझिए। ए कोमा बी जो हमारा एक प्लेन में ए कोमा बी जो है हमारा वो लिमिट पॉइंट है हमारा, ए कोमा बी लिमिट पॉइंट। और एक्स कोमा वाई जो टेंस टू ए बी है, वो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एल पे अगर हमारा आ रहा है, ये कब होगा ऐसा, जब एक्स एन कोमा, कुछ नहीं समझना, एक्स एन कोमा वाई एन का मतलब हुआ एक्स वन कोमा वाई वन, एक्स टू कोमा वाई टू, एक्स थ्री कोमा वाई थ्री, ए बी को छोड़ के एक्स फोर कोमा वाई फोर, एक्स फाइव कोमा वाई फाइव, ये सारे कहाँ कन्वर्ट कर रहे हो, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये सारे कन्वर्ट कर रहा हूँ ए कोमा बी पे। मतलब एक्स वन वाई वन जो मैंने लिया इधर से, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, ये सारे के सारे कहाँ कन्वर्ट कर रहे हो, ये सारे के सारे कन्वर्ट कर रहे हो ए कोमा बी पे, ए कोमा बी पे, ए कोमा बी पे, ए कोमा बी पे कन्वर्ट कर रहे हो। और एफ ऑफ एक्स एन वाई वन मतलब एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स टू वाई टू पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स थ्री वाई थ्री पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स फोर वाई फोर पुट करते हैं। जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं फंक्शन में, तो सपोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0.1 आया ये, फिर 0.001 आया, फिर 0.00001 आया, फिर 0.0000001 आया। तो ये कहाँ जाना चाह रहा है, एफ ऑफ एक्सन कोमा वाई, यानी कहाँ कन्वर्ट कर रहा है सर, दिख रहा है, अब 0.1 था, 0.001 हुआ, 0.001, 0.0, ये सर जीरो पे कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो ये जो एक सीक्वेंस दिख रहा है हमारा, तो हम यहां से ही देख के बोलेंगे कि ये एफ ऑफ एक्सएन कॉमा वाई वन हर एक पॉइंट पे, ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है ये, कि हमारा जो फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, अभी चेक करेंगे हम लोग इसे। तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्सएन कॉमा वाई एन कन्वर्ट्स टू एल। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। बहुत आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को, बहुत डीपली बताया जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है इधर, बट हम एकदम इजिएस्ट टू इजिएस्ट, जिससे बाकी जो भी मतलब जिनका एमडीसी पेपर वगैरह जो भी दूसरा पेपर है वो आसानी से समझ पाए, ऐसे हम एकदम एग्जाम्पल ले रहे हैं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल फिर समझते हैं कि आपको कॉलेज जाना है, ये आपका कॉलेज है, आप घर से निकले, इस रास्ते से जाते हैं, फिर भी कॉलेज जाते हैं, एक गली है उस गली से जाते हैं, फिर भी कॉलेज जाते हैं, एक गली है, मतलब सारे तरफ से आप जिधर से भी निकले, मतलब अगर हम बोले आप स्पेस में नीचे कॉलेज जा रहे हैं, किसी भी साइड से, प्लेन में किसी भी साइड से आपको कहाँ पहुंचना है, कॉलेज के पास ही पहुंचना है। यानी एक्स कोमा वाई किसका पॉइंट है, हमारा ए बी के आस पड़ोस का पॉइंट है, ए बी का आस पड़ोसी है। अगर हम एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, ये सारे पॉइंट पुट कर रहे हैं जो इसका पड़ोसी है कोमा बी, तो एफ ऑफ एक्स में पुट करने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं, एल पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एल पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एल पे जा रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस, सीक्वेंस ऑफ एक्स एंड वाई वन कन्वर्जेंस टू एल। ठीक, क्लियर। आइए एग्जांपल देखते हैं, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एग्जांपल से चेक करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा, अगर अभी भी डाउट होगा तो। अगर बोले सो दैट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू जीरो जीरो, किसका पड़ोसी है एक्स कॉमा वाई, जीरो कॉमा जीरो, बोले एफ ऑफ एक्स वाई जो है डज नॉट एग्जिस्ट, जो एफ ऑफ एक्स वाई है लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेयर, पहले फंक्शन तो दो भाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो हमारा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कौन सा क्वेश्चन डेफिनेशन से करना है, कौन सा क्वेश्चन सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से करना है, बाकी और भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किससे कौन सा करना है, ये पैटर्न ध्यान रखिए। जब बोले कि सो दैट, तो ये जब बोल दे हमें डज नॉट एग्जिस्ट करने के लिए, बाकी उसके लिए अलग अलग मेथड है। यहाँ पे देना है कि एक्स कॉमा वाई दिस नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। देखते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। हियर द डोमेन ऑफ एफ, है द डोमेन ऑफ एफ इज, डोमेन मतलब इनपुट इसका जो देना है, डोमेन ऑफ एफ इज, ये हमारा टू डायमेंशन में है, दिस इज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर टू सच दैट एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा जीरो, ये क्या है हमारा, इज अ लिमिट, ये तो लिमिट पॉइंट है ना, इसी के टेंस टू जा रहा है, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ डी, ठीक है ना। लेट, समझते हैं, लेट वन अपॉन एन
कॉमा 1/n, ये मैंने एक सीक्वेंस लिया 1/n कॉमा 1/n, जैसे xn कॉमा yn का सीक्वेंस लेते हैं ना, यहाँ पे ये इनपुट जो दे रहे हैं xn कॉमा yn, तो एक मैंने सीक्वेंस लिया 1/n 1/n एंड 1/n कॉमा 2/n, ये भी एक मैंने सीक्वेंस लिया 2/n, बी टू सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन डी -0,0 0 0 को छोड़ के उसका पड़ोसी वाला पॉइंट, तो पड़ोसी वाला पॉइंट मैंने क्या लिया है 1/n 1/n, ये सीक्वेंस ऑफ पॉइंट है, n की जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारा पॉइंट पुट करते जाइए। देखिए 1/n और 1/n ये कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, तो सर ये 1/n 0,0 पे देखिए n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 1, 2 पुट करेंगे 0.5 0.5, 3 पुट करेंगे तो 0.33 0.3, ऐसे करते 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 n को बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए 1/100 1/200 1/500, तो कहाँ जा रहा है ये सीक्वेंस 0,0 पे जा रहा है, मतलब लिमिट पॉइंट पे जा रहा है। 1/n 2/n ये भी हमारा 0,0 पे जा रहा है कि नहीं, दोनों हमारा 0 पे जा रहा है। दिस इज कन्वर्जेस टू, यहाँ पे लिखेंगे d माइनस दिस इज कन्वर्जेस टू 0,0। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप लोग, हमें लिमिट पॉइंट पे ये xn yn जो है ये कन्वर्ट करना चाहिए, कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए, लिमिट पॉइंट पे, जो लिमिट पॉइंट है हमारा डोमेन में। तो जो मैंने सीक्वेंस लिया है 1/n 1/n, n का वैल्यू को बढ़ाते जाइए, देखिए ये 0,0 के पास जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, यानी ये कन्वर्ट कर रहा है। हमें बोला था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अब क्या होना चाहिए, ये तो हमारा कन्वर्स करना चाहिए xn कॉमा, अब f ऑफ xn yn, अब हम पुट करते हैं इसको f ऑफ xn yn में, अगर ये l पे कन्वर्ट करता है, अगर ये लिमिट पॉइंट किसी पॉइंट l पे कन्वर्ट करता है, किसी पॉइंट l पे कन्वर्ट करता है, कोई भी एक पॉइंट पे जा रहा होगा, दिख रहा है कि ये किसी एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, तब हम बोलेंगे इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर वो किसी पॉइंट की तरफ नहीं जा रहा हो तो हम बोलेंगे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। आइए देखते हैं इसको जरा सा, नाउ अब पुट करते हैं, नाउ f ऑफ 1/n 1/n पुट करते हैं, तो ये कहाँ जा रहा है जरा देखिए, अगर हम देखते हैं मेरा फंक्शन क्या है 2 1/n 1/n, तो क्या हो गया, देखिए ना करके देखते हैं ना इसको, दिस इज 2 इंटू 1/n इंटू 1/n बाई, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1/n² प्लस 1/n², तो ये क्या हो गया हमारा, सर ये हो गया 2/n² अपॉन, ये हो गया n² और ये 1+1 यानी ये भी हो जाएगा 2/n², मतलब फाइनली ये क्या मिल रहा है मुझे 1, ये मुझे क्या मिला 1। एंड अगर हम इसमें पुट करें 1/n कॉमा 2/n, तो ये कहाँ जा रहा है 2 इंटू x y अपॉन x² प्लस y², x² प्लस y², तो ये क्या हो जाएगा 4/n² अपॉन 4/n², तो ये क्या आ रहा है हमारा 4 + 1 5 हो जाएगा ना, ये 4 + 1 ये 5 हो जाएगा, दिस इज 5/n², मतलब 4/5 आ रही है। यहाँ पे फॉर लिख लीजिएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी लीजिएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें n टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि सीक्वेंस है हमारा 1 पढ़ेंगे 2 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे 4 5 6 7 8 9, अगर हम देखें n टेंस टू इंफिनिटी पुट कर दे, तो सर ये n² तो कैंसिल ही हो जा रहा है हमारा, आप जितना भी बड़ा वैल्यू पुट कर दीजिए वो तो कैंसिल हो ही जा रहा है हमारा। तो हम बोल रहे हैं कि लिमिट n टेंस टू, देयरफॉर n टेंस टू इंफिनिटी तक f ऑफ 1/n 1/n, ये हमारा कहाँ जा रहा है 1 है, एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे ये हमारा कहाँ जा रहा है, तो सर f ऑफ 1/n और 2/n ये जो जा रहा है हमारा 4/5 पे जा रहा है, दैट इज, अब तो सर ये एक पॉइंट पे नहीं जा रहा है, ये जा रहा है 0.8 पे, ये कहाँ चला गया 1 पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ 1/n 1/n does not equal to limit n tends to infinity f of
1/n, comma 2/n. Therefore, by sequential criteria for limit x comma y tends to 0 comma 0, f of x comma y does not exist. n टेंस टू इन्फिनिटी पे भी ये कहीं तो ये आपस में एक पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, ये अलग पॉइंट पे जा रहा है, ये अलग पॉइंट पे जा रहा है, जबकि ये जो सीक्वेंस ऑफ मैंने ये लिया था, पॉइंट लिया था, ये सीक्वेंस ऑफ लिमिट पॉइंट जो था हमारा, वो कन्वर्स कर रहा था लिमिट पॉइंट पे, बट फंक्शन का लिमिट एक पॉइंट पे कन्वर्स नहीं कर रहा है, तो हमारा सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के हिसाब से इस फंक्शन का जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? आराम से, मतलब लंबा वीडियो है तो आपको थोड़ा ब्रेक ले लेके करना है, आधे घंटे 1 घंटे क्लास करना है, फिर पॉज देना है, 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट एक और थ्योरम की बात करेंगे, ये थ्योरम 1 था हमारा, अगले थ्योरम की बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अभी, और थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। थ्योरम 2 की बात करेंगे। नेसेसरी कंडीशन for the existence of double limit जस्ट स्टेटमेंट देखना है इसका ना, ये है भी नहीं, शायद नहीं है ये नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट, बट देख लेते हैं, कहीं मान लें कि आगे कहीं काम आ जाए, बाकी हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है उसके ऊपर बात करेंगे। लेट D is the subset of R and a mapping F such that D to R be a function of two variables and A comma B be a limit point of D if limit x comma y tends to A comma B, f of x y is equal to L, then limit x tends to A, f of x comma phi of x is equal to L, मतलब x को y के फॉर्म में लिखना, y को x के फॉर्म में लिखना, where phi is a, इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, phi is a real valued function of one variable, फंक्शन ऑफ, आप क्लियर होगा एकदम नीट एंड क्लीन, वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सच दैट x comma phi of x belongs to D for all x belongs to domain of phi and limit, इसका यूज खूब करेंगे हम लोग, x tends to A, phi of x is equal to D होना चाहिए। जो ये a कोमा b था हमारा, ध्यान से, अब समझते जाए, आप लोग पॉज करके पहले नोट करेंगे, फिर एक बात मेरे सुनेंगे, इस बात को सुनेंगे, ये नेसेसरी कंडीशन है एग्जिस्टेंस लिमिट का, है ना, डबल लिमिट का, एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट, मतलब लिमिट ही निकालते हैं बट डबल लिमिट यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए और बी पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं उसमें। बोला कि डी हमारा सबसेट है अर्थ का, ठीक है, और एक फंक्शन मैंने लिया है डी से आर में, बोला कि इसका लिमिट तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कि इफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 a comma b f of x y is equal to L, देन हम बोलते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, x टेंस टू a, b पॉइंट कहां है हमारा, तो b इज द फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में अगर मैंने लिखा,
लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि x टेंस टू a करने पे फाई ऑफ x जो है वो b मिलना चाहिए मुझे। तो x कोमा फाई ऑफ x इज इक्वल टू एल होता है, तो फाई हमारा क्या है यहाँ पे इज इक्वल टू एल हो, तो हम बोलेंगे कि इसका लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ये नेसेसरी कंडीशन है लिमिट एग्जिस्ट करने का, ठीक है। प्रूफ इसका नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम प्रीवियस ईयर भी कराएंगे आप लोगों को, आप लोग खुद देखेंगे। जस्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कुछ भी ध्यान नहीं रखना यार। पिछले वाले में जो x को वाई था, मैं y को मैंने फंक्शन ऑफ x में लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने। नोट करेंगे जरा, नोट एक नोट लिखेंगे इसके साथ साथ। इफ वी कैन फाइंड टू फंक्शन, वी कैन फाइंड टू फंक्शंस phi 1 phi 2 such that limit x tends to a f of x comma phi 1 x, and this is not equal to limit x tends to a f of x comma phi 2 x, where x comma phi I x belongs to D, for all x belongs to domain of phi I, domain of phi I is equal to 1 comma 2. The limit x tends to a phi of I x is equal to b, I is equal to 1 comma 2. Then limit x comma y tends to a comma b, f of x comma y बोलेंगे हम does not exist, does not exist। थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए, लिखिए, हम पानी पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इसको। कि सर आपने दो फंक्शन ढूंढा और वो लिमिट x टेंस टू a करने पे दोनों b के पास जा रहे हैं, यानी फाई 1 x भी लिमिट x टेंस टू a करने पे b पे जा रहा हूँ, और फाई 2 भी x टेंस टू लिमिट a करने पे ये भी b पे जा रहा हूँ, और लिमिट x टेंस टू a पे f ऑफ x फाई 1 x और फाई 2 x अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो f ऑफ एक्स वाई का जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आसान भाषा में समझिए, आपने दो फंक्शन ढूंढ लिए फाई 1 और फाई 2, और x टेंस टू a करने पे दोनों b पे जा रहा है, दोनों b पे जा रहा है, दोनों b पे जा रहा है, और जब उसको फंक्शन में पुट करते हैं फाई 1 और फाई 2 जो आपने दो चूज किया था, उसको जब फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। जब दोनों इक्वल नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आसान भाषा में एकदम इजी। आइए एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल, लेट f of x comma y is equal to x square y upon x to the power 4 y square। ये सारा हम लोग करेंगे अभी जस्ट पिछले वाले जो थ्योरम देखेंगे। बोले इफ, ये कब x4 प्लस वाई स्क्वायर जब नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये 0 कब दे रहा है हमारा फंक्शन का वैल्यू, जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब क्या, जरा समझिएगा, ये आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे होंगे, आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे हैं, बट हम इसको एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 f of x comma y does not exist, does not exist। समझिए ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं ये f of x comma y का क्या मतलब है कि ऐसा दिया हुआ है, मतलब जब फंक्शन x4 प्लस वाई स्क्वायर जब नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, तो फंक्शन का वैल्यू ये आता है, और जब x और y जब दोनों 0 हो जाता है इंडिविजुअली, तो ये फंक्शन का वैल्यू फाइनली हमारा 0 आता है। तो हमें शो करना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। बेस टू बेस जब भी लिमिट एग्जिस्ट ना करने का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, हमेशा एक फंक्शन को अनदर फंक्शन में चेंज करना है हम लोग को। जैसे सर क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन। हियर डोमेन ऑफ एफ इज R2, तो दिख ही रहा है सर, फिर भी एग्जाम में लिखना है। एंड 0 कॉमा 0 ये क्या हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ R2 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ R2 हमारा।
if we approach if we approach 0, 0 along the curve along the curve along the कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। सर अपने मन से कर्व ले लिया, अरे हमें बोला गया था किसी भी पॉइंट से, उस लिमिट पॉइंट के किसी भी पॉइंट से, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम जाए, किसी भी डायरेक्शन से, तो हम इस कर्व के डायरेक्शन से जा रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले डायरेक्शन से हम जा रहे हैं। सर ऐसे कैसे, आपको कैसे समझ में आया y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर लेने का? ध्यान से समझ लेते हैं इसको यहीं पे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक्स का पावर 4 और y, यहाँ दिख रहा है एक्स का 4 और y, यानी y इज इक्वल टू, हम एक ऐसे कर्व से जाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, हम एक जा रहे हैं पैराबोला से, एक ऐसे कर्व से जाते हैं जो यहाँ पे एक्स वाई के ऊपर डिपेंड ही ना करे। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर, आइए समझते हैं इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम। y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सर एफ ऑफ एक्स कॉमा एम एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया, मैंने अभी एक थ्योरम बताया अभी आप लोगों को, कि देखिए ना यहाँ पे, कि अगर आप क्या करते हैं, x टेंस टू a, f ऑफ x कॉमा फाइव एक्स फंक्शन इज इक्वल टू अगर l होता है, तो ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। नहीं करने का क्या है, नहीं करने का लिमिट, कि x टेंस टू a करने पे फाइव वन एक्स क्या होना चाहिए, b पे जा रहा है, और फाइव टू एक्स भी b पे जा रहा है, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट, सॉरी, अगर दोनों वैल्यू नॉट इक्वल टू होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉट इक्वल टू होता है तो मतलब देखिए ना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा एम एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, हमारा एफ एक्स वाई क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर एम एक्स का पावर 4, और एक्स का पावर 4 था, और वाई स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर एक्स का पावर 4। ये देखिए एक्स 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम अपन 1 प्लस एम स्क्वायर। एक मिनट, हम ठीक है, 1 अपन एम स्क्वायर आगे। अब m का वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करेंगे, समझिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे ले देयरफॉर लिमिट x कॉमा वाई एंड दिस इज टेंस टू 0 कॉमा 0, एफ ऑफ एक्स वाई में अगर हम लिमिट ले, तो ये क्या मिल रहा है मुझे, लिमिट, अब तो मैंने एक्स वाई पुट कर दिया है, सिर्फ x का फंक्शन है, x टेंस टू 0 एफ ऑफ x कॉमा एम एक्स स्क्वायर। और ये क्या मिल रहा है मुझे, मैंने तो अभी देखा कि एफ ऑफ एक्स कॉमा एम एक्स स्क्वायर पुट करने पे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है सर एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये तो एक पॉइंट पे नहीं जा रहा है सर, कैसे मालूम चला आपको, जब x टेंस टू 0 कर रहे हैं, x का वैल्यू टेंस टू 0 पुट कर रहे हैं, तो क्या ये लिमिट पे जा रहा है, नहीं जा रहा, कैसे मालूम चला, अरे ये m पे डिपेंड कर रहा है, यानी m का वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे तो वैसे वैसे मेरा पॉइंट चेंज हो जाएगा। अगर 1 पुट कर दे तो 1/2 हो गया, 3 पुट कर दे तो 3/10 हो गया, 4 पुट कर दे तो 4/17 हो गया। मतलब ये तो बार बार पॉइंट चेंज हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है m का पॉइंट कैसा है हमारा। एक मिनट में तो ये नहीं लगाया था क्या, कब से क्लास चल रहा है, थोड़ा सा साउंड का इशू हुआ होगा, मेरा माइक शायद थोड़ा अलग था अभी, मुझे लग रहा था कि कोई चीज छूट रहा है ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग, है ना। तो m अपन 1 प्लस एम स्क्वायर, और 1 अपन एम स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच डिपेंड्स विच डिपेंड्स ऑन m, सो फॉर डिफरेंट m we get different limits, hence limit x comma y tends to 0 comma 0 f of xy does not exist। अलग अलग लिख लीजिए, this is does not exist, does not exist। नेक्स्ट एग्जांपल, फिर से पॉज करना है आप लोगों को, लिखना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा माइक अलग हो गया था, अब तो ठीक है, वो साउंड आ रहा होगा क्योंकि माइक बहुत पावरफुल माइक है, ये साउंड आ रहा होगा, अभी थोड़ा और परफेक्ट आ रहा होगा माइक साउंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। बोले लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। अब देखिए क्या लग रहा है सर, x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर पुट कर दीजिए जैसे पिछले वाले में किए थे, एक्स कॉमा वाई
दिस नॉट इक्वल टू 0,0, तो हमें शो करना है कि सो दैट लिमिट x, y टेंस टू 0,0 f of xy does not exist, does not exist, does not exist. चलिए इसको भी देखते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान है। यहां से एक क्वेश्चन 100% श्योर, यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। हियर डोमेन ऑफ f, domain of f is d is equal to x comma y belongs to R2 such that xy not equal to 0,0 and 0, 0 is a limit point, limit point of d, limit point of d. So if we approach, if we approach, if we approach 0,0 along any curve, any curve x is equal to my square, हमें तो 0, 0 के पास हम जैसे भी पहुंचे x, y जो हमारा नेबरहुड पॉइंट है, हम जिस रास्ते से पहुंचे हम, तो हम रास्ता जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर। कैसे सर, आप कैसे ये रास्ता ले सकते हैं? क्या आपको सपना आया था कि ये रास्ता लेना है? तो हम कैसे चूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे y का पावर 4 है, इधर भी y का पावर 4, y का पावर 4 हो जाएगा, तो ये वेरिएबल वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमें डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है, इसलिए हमने x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर लिया है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देन लिमिट x कॉमा y टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट, अच्छा जिससे अप्रोच कर रहे हैं वो तो x खत्म हो जाएगा अब, क्योंकि x की जगह पे एम वाई स्क्वायर पुट हो रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा y टेंस टू 0, और ये m x की जगह पे y स्क्वायर कॉमा y हो जाएगा, यानी कि लिमिट y टेंस टू 0, और जो फंक्शन है हमारा एक यहाँ फंक्शन होगा, फंक्शन में क्या पुट कर देना है, एम वाई, एक्स की जगह पे एम वाई स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू एम वाई स्क्वायर वाई का पावर 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4, एक्स की जगह पे एम वाई का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, एम वाई का पावर सॉरी एम स्क्वायर वाई का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दैट इंप्लाई लिमिट वाई टेंस टू 0 टू एम वाई का पावर 4 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 वाई का पावर 4, वाई का पावर 4 तो कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि y नॉट इक्वल टू 0 हमारे यहाँ पे तो दिख रहा है कि y लेस देन y टेंस टू 0, दिस इज इक्वल टू 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, है ना, सिंस y नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है हमारा। अब देखिए जैसे जैसे m को चेंज करेंगे वैसे वैसे ये लिमिट का वैल्यू चेंज हो रहा है, x, y टेंस टू 0। अब ये तो डिपेंड कर रहा है भैया m के ऊपर, तो कैसे ये लिमिट हुआ, विच डिपेंड्स ऑन, ये तो m के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, depends on m. So for different m, different m, we get different limits, different limits. Hence, limit x comma y tends to 0,0 f of x comma y does not exist, does not exist. पॉज करके आप लोग नोट करेंगे, देन फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। तब तक अगला एग्जांपल, लेट f of x comma y is equal to x cube plus y cube अपॉन x माइनस y। कब है ये वैल्यू फंक्शन का, जब x और y नॉट इक्वल टू हो, जीरो हो जाता है हमारा जब x और y जीरो हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमें बोला है कि शो दैट लिमिट x कॉमा y टेंस टू 0,0 f of x y does not exist, does not exist, does not exist।
चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आसान सा सॉल्यूशन, सिमिलरली जैसे पीछे हम लोगों ने किया है अभी। कितना क्वेश्चन, हेयर डोमेन डोमेन ऑफ एफ इज R2 and 0 0 is a limit point of R2, is a limit point of R2 if we approach if we approach 0 comma 0 along any curve, along any curve y is equal to x minus mx cube। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आप ये कैसे, ये करते करते आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें लेना है y इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब, देन लिमिट x कॉमा y टेंस टू 0 कॉमा 0 f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट, अब हमने y की जगह पे पुट कर दिया x, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, x टेंस टू 0 f ऑफ x कॉमा x माइनस एम एक्स क्यूब। फंक्शन कैसा है हमारा, फंक्शन है एक्स क्यूब वाई क्यूब मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस एम एक्स क्यूब का होल क्यूब अपॉन ये हमारा है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई पुट करेंगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारा एम एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यानी ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, पहले इधर से निकाल लेते हैं, ये देखिए ये एक्स क्यूब है हमारा प्लस, क्या हो गया भाई इसको आधा आधा क्यों लिख रहा है ये एक्स क्यूब है प्लस यहां से एक्स बाहर करेंगे तो एक्स क्यूब ही निकलेगा, बचेगा 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एम एक्स क्यूब। अब यहां से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा बिकॉज हमारा ये जो एक्स है नॉट इक्वल टू 0 है हमारा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन एम एक्स, ये तो क्यूब कैंसिल हो गया है, 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1। एक बार इसको करके दिखा देते हैं हम इधर, क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ऑफ 3ab 3ab इंटू ए माइनस बी एम एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m एक्स स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर एक्स का पावर 4 हो जाएगा, है ना। और ओ ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी, अगर लिमिट पुट कर दे यहाँ पे, मैं ये क्यों एक्सपेंड कर रहा हूँ, अगर इसमें लिमिट पुट कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा 2/m हो जाएगा ये, और ये 2/m जब हुआ हमारा तो क्या है, ये फिर से m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, विच डिपेंड्स ऑन which depends on m, so for different m we get different limits, hence limit x comma y tends to 0 comma 0 f of x comma y does not exist, does not exist। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार मुझे चेक कर लेना है कि क्या इसमें रिपीटेड लिमिट्स है कि नहीं आप लोग के सिलेबस में, अगर वो होगा तो फिर उसको देखेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग कंटिन्यूटी की तरफ बढ़ेंगे आगे।
हाँ, तो हमारा क्या क्या काम हो गया इधर? हमारा हुआ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स, देयर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जिसका डेफिनेशन सिर्फ देखना था और उसके ऊपर फॉर टू, एंड देन उसके बाद हमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी का सिर्फ डेफिनेशन देख के उसके ऊपर एग्जाम्पल करना है। तो हमें रिपीटेड लिमिट्स की तरफ नहीं जाना है। पार्शियल डेरिवेटिव्स करने के लिए रिपीटेड लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगी। अगर पड़ेगा तो फिर हम करा देंगे। इधर रिपीटेड लिमिट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो रिपीटेड लिमिट्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देख लें। डबल लिमिट एग्जिस्ट, डबल लिमिट, अगर लिमिट एंड कंटिन्यूटी बोला है फॉर 2 वेरिएबल्स, तो रिपीटेड लिमिट्स भी 2 वेरिएबल्स नहीं आता। जस्ट देख लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है तो उसको देख ही लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, है ना। जब कर रहे हैं तो सारा कंप्लीट ही करते हैं, कुछ भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, रिपीटेड लिमिट्स। रिपीटेड लिमिट्स, रिपीटेड लिमिट्स क्या है समझ। बोले कि let D is the subset of R2 and if such that D to R be a function of two variables, two variables, and A comma B be a limit point of D. बोले if limit y टेंस टू b करने पे f ऑफ x कॉमा y एग्जिस्ट करता है हमारा, एग्जिस्ट एज अ फंक्शन ऑफ, इज अ, एग्जिस्ट कॉमा दीजिएगा, इज अ फंक्शन ऑफ x से फाई x, दैट इज y लिमिट y टेंस टू बी f ऑफ x comma y is equal to phi x, and if x tends to a, phi x exists and equal to lambda, that is limit x tends to a, phi of x equal to lambda, and ये इंप्लाई कर रहा हूं लिमिट x tends to a, limit y tends to b, f of x comma y is equal to lambda, then lambda is said to be, lambda is said to be a repeated limit, be a repeated limit of f when y tends to be first, and then x tends to a। थोड़ा सा ये लग सकता है कि सर ये क्या ही है, आराम से इसके एग्जांपल पे देखेंगे बहुत क्लियर होगा। और इसका स्मॉल एग्जांपल देखते हैं। इफ वी चेंज द ऑर्डर, if we change the order of taking limits, order of taking limits, we get other repeated limit, say lambda dash, that is limit y tends to b, and then limit x tends to a, f of x comma y is equal to lambda dash. Here two repeated limits, lambda
एंड लैम्डा डैश मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल। एकदम आसान भाषा में समझते हैं, पहले आराम से नोट करिएगा पॉज करके, तब सुनिएगा ध्यान से। आपके पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, आप क्या करते हैं, पहले एक्स टेंस टू ए करते हैं एंड देन उसके बाद लिमिट यूज करते हैं वाई टेंस टू बी। पहले एक्स टेंस टू ए लगाया, मतलब पहले वाई टेंस टू बी एंड देन उसके ऊपर, मतलब वाई टेंस टू बी लगाने के बाद उसके ऊपर हम एक्स टेंस टू ए लगाते हैं, वहां से जो मुझे मिलता है लैम्डा का वैल्यू। और फिर वाई टेंस टू बी एंड एक्स टेंस टू ए लगाया हमने, और वहां से एक मिलता है हमें लैम्डा डैश। तो इस लैम्डा और लैम्डा डैश को हम लोग बोलते हैं रिपीटेड लिमिट्स। ठीक है, ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब ये कैसे इसमें होगा नहीं होगा, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर समझ में आएगा। एक ही एग्जाम्पल करेंगे इसका ना, करना चाहे तो और भी कर सकते हैं, बट ये मेंशन नहीं किया ना, इसलिए इसके एग्जाम्पल ज्यादा करने का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये दिया हुआ एक्स साइन ऑफ वन अपॉन वाई प्लस वाई साइन ऑफ वन अपॉन एक्स, बोले एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो है तब, और ये जीरो जब एक्स वाई जीरो हो तब। हम बोले सो दैट डबल लिमिट ऑफ एफ, डबल लिमिट ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0, but both the repeated limits, both the repeated limits, repeated limits do not exist at 0,0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब सब कंसेप्ट इसमें आ जाएगा, बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन ये, मतलब बढ़िया बोल सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि शो दैट द डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है 0,0 पे, पहला ये काम करते हैं। वो डोमेन वगैरह लिख लेंगे आप लोग, पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, नाउ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 0 का मॉडुलस वैल्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स साइन 1/y प्लस वाई साइन 1/x। एंड मॉडुलस वैल्यू a प्लस बी का मतलब हम लोग जानते हैं सर कि मॉड ऑफ दिस इज लेस देन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, एक्स साइन 1/y एंड प्लस वाई साइन 1/x। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b जो होता है मॉड a मॉड b के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 1/y प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 1/x। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मॉड ऑफ साइन ऑफ 1/y का वैल्यू या 1/x का वैल्यू जो होता है वो लेस और इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। कैसे, सिंस मॉडुलस वैल्यू ऑफ साइन 1/x इज लेस और इक्वल टू 1। एंड मॉड ऑफ x का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ये होता है सर दिस इज लेस और इक्वल टू 2 रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, सिंस मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 0 लेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल स्क्वायर, जहां पे डेल का वैल्यू क्या हो, यहाँ पे 2 है ना, तो हम लोग बोल सकेंगे कि डेल का जो वैल्यू है हमारा एप्सिलॉन/2। 10 हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हम बोल सकते हैं 10 फॉर चूजन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव डेल्टा such that positive delta such that f of x comma y minus 0 less than epsilon whenever 0 less x square plus y square less than del square. This proves that this limit x comma y
टेंस टू 0,0 f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। पहला पार्ट था इसमें का, पहला था इसमें क्वेश्चन कि शो दैट डबल लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है ना। एंड देन उसके बाद शो करना था मुझे क्या, मुझे ये शो करना था कि जो डबल लिमिट एग्जिस्ट एट देन बोथ रिपीटेड लिमिट्स डज नॉट एट द पॉइंट 0, 0। ठीक है, तो सिंस लिमिट y टेंस टू 0 साइन ऑफ 1/y ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। सो पूरे पे अगर हम लिमिट यूज करें, लिमिट y टेंस टू 0 एफ ऑफ x, y, उसी में तो ये बिलोंग्स करता है हमारा x 1/y, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड इधर लिखेगा फॉर x नॉट इक्वल टू 0, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड so limit x tends to 0, x tends to 0, limit y tends to 0 f of x, y ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भाई, जब लिमिट y टेंस टू 0 साइन 1/y यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिमिट y टेंस टू 0 f ऑफ x पे कैसे एग्जिस्ट करेगा? और फिर जब इस पे x टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। अब सेकंड केस देख लेते हैं कि लिमिट एंड सिंस लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, y ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर y नॉट इक्वल टू 0 एंड सो लिमिट y टेंस टू 0, फिर इसके ऊपर लगाते हैं डबल रिपीटेड लिमिट, जब ये मैंने डेफिनेशन देखा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, y जो है ये कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो शो करना था हमें कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और हम रिपीटेड लिमिट से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। और कंटिन्यूटी देखा जाए क्या, या फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी करते हैं? नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कंटिन्यूटी क्या? तो आज पहला है ये वीडियो, तो इसलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव कोशिश करेंगे शुरू करने का। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।